ये मत समझ कि तेरे काबिल नहीं है हम, ये मत समझ कि तेरे काबिल नहीं है हम, तड़प रहे हैं वे जिन्हें हासिल नहीं है हम। जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन और बात करें तो यूरोप में राष्ट्रवाद को देखने वाले हैं। और जैसे कि आप लोग जो है थंबनेल पर देख चुके हैं कि यह एक ऐसा क्लास है जिसका नाम ही है क्रीमचप। तो क्रीमचप एक बार पूरे मज़ेदार तरीके से आइए, इसका आनंद उठाइए और बहुत ही कम समय में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में जो है एकदम जो मेन बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, उस सेक्शन को इतना आसानी तरीके से जो आपको समझाएं ताकि ये क्वेश्चन एक भी छूट नहीं पाए और पूरे आप अच्छे तरीके से जो है एग्जाम्स में बेहतरीन तरीके से लिख पाएँ। तो पूरे अच्छे तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद को समझाते हैं, फ्रांसीसी क्रांति को देखते हैं। आइए तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप लोग एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे, लुई 14वां का नाम सुने हैं या नहीं? बताइए, लुई 15वां का नाम सुने हैं या नहीं? आइए उसी तरीके से यदि हम लोग बात करें तो लुई 18वां। तो ये जो आप नाम देख रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार तरीके से आज की कहानी आपको जो है पूरे बेहतरीन लेवल में जो है समझ में आने वाला है। तो आइए इसी अंदाज के साथ आज के क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देना है कि देखिए, वैसे तो बहुत सारे आप देखे होंगे, वीडियो को भी देखे होंगे, बहुत सारे क्लास को देखे होंगे, लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे जिसका नाम ही है क्रीमचप, ये बहुत ही आपको मज़ेदार तरीके से समझ में आने वाला है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हम बात करेंगे फ्रांस में। ये फ्रांस में राष्ट्रवाद, फ्रांस की हम बात क्यों कर रहे हैं? तो यहीं पे आपको मालूम है कि 1789 में क्रांति हुई। आखिर उस क्रांति का रीजन क्या रहा होगा जिसके कारण जो है फ्रांस में क्रांति हुई? ये तो अपने आप में एक सवाल है। इसी टर्म को समझने के लिए आखिर वह दिन आपको याद है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था फ्रांस में? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लुई 16वां को आखिर क्यों जो है गिलोटिन दिया गया? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति के बाद जो है जो वहाँ का एक समय में शासक हुआ करता था जिसका नाम है लुई 16वां, आखिर उसको क्यों जो है फांसी दे दिया, उसको जो है क्यों मार दिया गया, गिलोटिन दे दिया गया? बहुत इम्पोर्टेंट एक शासक जिसका नाम था लुई 14वां, वो तो इतना निरंकुश था कि वह यहाँ तक कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरी हर बात कानून है। सोच करके देखिए कि वह किस प्रकार के जो है अपने शासन के काल में शासन किया होगा। लुई 15वां भी आया, लुई 16वां भी आया। लुई 16वां को तो जनता ने उन्हें गिलोटिन दे दिया। अब यही देख करके लुई 17वां से पूछा गया कि आइए आप शासक बनिए, क्या आप शासक बनेंगे? तो लुई 16वां का मौत उसको याद आ गया कि नहीं नहीं, फ्रांस की जनता लुई 16वां को कैसे मारी थी उस बात को अभी तक नहीं भूल पाया था लुई 17वां। इसीलिए कह रहा है कि नहीं नहीं, हम शासक नहीं बनेंगे। आप जब देखिएगा जर्मनी का एकीकरण, जब आप देखिएगा इटली का एकीकरण, बिस्मार्क एक ऐसा शासक था जो कह रहा था कि सब कुछ राष्ट्र के लिए, हमसे मतलब सबसे बड़ा यदि कुछ है, यदि हमसे कोई पूछेगा, ये कह रहा है बिस्मार्क कि हमसे कोई कहेगा कि सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा राष्ट्र है। और यहाँ तक उसने कह दिया कि हम जर्मनी का एकीकरण करेंगे, हम सब कुछ राष्ट्र के लिए करेंगे, अपने राष्ट्र के लिए करने जा रहे हैं। अगर इस राष्ट्र के एकीकरण में यदि कोई रुकावट पैदा होगा तो उसने आग्रह किया था कि सभी देशवासियों से कि आप लोग जो है ये जो है देश में जितने भी लोहे की वस्तुएं हैं, लोहे के सामान है, सबको जो है आप धारीदार बना लीजिए, सबको पेजा करके धारीदार नुकीला बना लीजिए, क्योंकि अगर कोई राष्ट्र के रुकावट में रोड़ा बनेगा तो उसका रक्त बहेगा। बहुत आप ये जान करके आश्चर्य होगा कि आज के क्लास में बहुत ही मज़ेदार तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन को हम लेकर के चलेंगे।
तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। कहाँ? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रवाद सबसे पहले क्या है। राष्ट्रवाद को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र क्या है। तो ये बात आपको अब यहाँ पे ध्यान देना है कि राष्ट्रवाद क्या है, लेकिन उससे पहले राष्ट्र एक अपना देश है। यदि कुछ लोगों का समूह किसी देश के लिए कोई बड़ा काम कर रहा है तो ये राष्ट्र है कि नहीं? राष्ट्र एक भौगोलिक क्षेत्र भी हो सकता है। तो यही अब आपको ध्यान देना है कि राष्ट्र से ही राष्ट्रवाद। जैसे आप लोग जाति का नाम सुने होंगे। जाति ये गलत चीज नहीं है। जाति तो ये किसी व्यक्ति का मूल पहचान बताता है, लेकिन जाति से बना जातिवाद ये गलत है। जाति से बना जातिवाद ये गलत है। धर्म गलत नहीं है, बल्कि धर्म से जो आप देखते हैं धर्मवाद, सांप्रदायिकता, ये गलत है। तो ये मिलाकर के हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र आप समझ गए, राष्ट्र से ही राष्ट्रवाद है। अगर आप सब कुछ किसी देश के लिए कर रहे हैं, अगर आप सबसे बड़ा कोई चीज मान रहे हैं और वह राष्ट्र को मान रहे हैं, तो ये जो आपके अंदर टावर पकड़ रहा है ये राष्ट्रवाद की भावना है। तो आप तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। यही आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रवाद का सबसे पहले बीजारोपण कहाँ हुआ था। ये बहुत आपको मजेदार क्लास आज का है कि राष्ट्रवाद का सबसे पहले बीजारोपण हुआ कहाँ। इसके साथ ही साथ ये भी मन में प्रश्न आ रहा है कि किस समय हुआ। तो याद रखिएगा, पुनर्जागरण काल के समय में जो है राष्ट्रवाद का बीजारोपण कहाँ हुआ है? यूरोप में हुआ है। इतना सेक्शन आप देख लिए। जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसमें एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ से जो है आप देखिएगा तो इस चैप्टर की शुरुआत होगी, यहाँ से फेज पकड़ेगा। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट से भी फ्रांस की क्रांति जब आप पढ़िएगा तो फ्रांस की जब व्यवस्थाओं के बारे में आप जानना चाहेंगे तो सबसे पहले लुई 14वां, फिर आप देखिएगा लुई 15वां, लुई 16वां, इस तरीके से करते करते आप जो है लुई 18वां तक जो है पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दिएगा। देखिए, फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा हुआ था लुई 14वां। उसके बाद इसके जाने के बाद लुई 15वां राजा बना। लुई 15वां के बाद में लुई 16वां बना। अब लुई 16वां के बाद में लुई 17वां बनता, लेकिन लुई 16वां को तो ऐसा सजा मिला, उसको फ्रांस की जनता ने ऐसी कड़वी सजा दिया कि इसको देख करके लुई 16वां की मौत को देख करके, लुई 16वां की मौत को देख करके लुई 17वां राजा नहीं बना है, राजा बनने के लिए रेडी ही नहीं है। अब यही फेज आपको हम समझाएंगे। एक एक बातों को जो है आपको यहाँ पर समझते हुए चलना है और पूरे अच्छे तरीके से आप बहुत बेहतर करेंगे। अब यही हम आपको पूरे आनंदमय की दुनिया में जो इस क्लास को समझाएंगे, तब आपको लगेगा कि वाह क्या मज़ेदार अब जो है कंसेप्ट आने वाला है, बहुत मज़ा आ रहा है क्लास में। तो मज़ा लेकर के आप जो है क्लास को पढ़ेंगे, तब आपको लगेगा कि क्या इंटरेस्ट पैदा है आज के क्लास में। बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और जैसे कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि एक बात पर ध्यान देना है कि लुई 14वां जो है यह निरंकुश शासक था। अब सोचिए ना, आप ही सोचिए कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई होगी, ये सवाल है ना। तो लुई 16वां यह निरंकुश शासक था, लुई 15वां भी निरंकुश शासक था। अब कई बार कोई चीज का शुरुआत होता है तो लोग ढील देते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं ठीक है
कुछ दिनों में सही हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा, सही हो जाएगा। लुईस 14वां जो है निरंकुश शासक था। लोगों ने कहा कि ठीक है, देखते हैं, हो सकता है कि आगे चल कर के कुछ निरंकुशता को कम कर दे। हम लोगों को जितना सता रहा है, हो सकता है कि आगे चल कर के इसमें बदलाव लाए। लेकिन लोग इस उम्मीद में भी रहते थे कि चलते हैं, खैर कैसा हूँ, यह शासक है, इसको निपट लेते हैं, इसका अगला शासक आएगा, शायद वो अच्छा हो जाए। इस इंतजार में लोग जो है कुछ गलत कदम नहीं उठाते हैं, थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं, टाइम का इंतजार करते हैं। जब लुई 14वां चला गया, यह निरंकुश शासक था, और इसके बाद जब लुई 15वां आया, वो भी इसी के जैसा था। यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि लोगों ने कहा कि भाई ये भी तो ऐसा ही शासक है, ये भी जनता का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा है। अब उसके बाद जब लुई 16वां आया, वो भी ऐसा ही कर रहा है। तब जनता ने कहा कि बहुत हुआ, बहुत हुआ, अब इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब लुई 16वां शासक बना है, फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा है, वह टाइम है 1789 की क्रांति। मतलब लुई 16वां के समय में ही फ्रांस में क्रांति हुई है। अब लोगों ने देखा कि लुई 14वां भी वैसा ही है। लुई 14वां तो इतना खतरनाक शासक था, इसने ही कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरी हर एक बात कानून है। मतलब कानून मेरे मुंह से जो निकल गया, मैं जब जैसा कह दिया वही कानून है, तुमको फॉलो करना पड़ेगा। सोच करके देखिए कि यह कैसा निरंकुशता के साथ जो है शासन किया होगा। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, लुई 16वां जब राजगद्दी पर बैठा है, फ्रांस की राजगद्दी पर, तो इसके समय में भी लोगों की वही दुर्दशा है, कोई सुधार नहीं है, आम जनता की कोई उतना वैल्यू नहीं है, महंगाई वैसा ही है, सारे के सारे लोग जो है फ्रांस में बेरोजगार है। तो लोगों ने यही देख करके कहा कि ये राजा है भाई, और इसकी पत्नी तो इतनी खर्चालू थी कि 1-2 महीने की बेटी की रखवाली देख रेख के लिए 60 नौकर को रखी थी, और बहुत ही खर्चालू थी। सब ये देखते गए, जनता ने ये सब कुछ को देखा। ये भी वैसा ही करता था, अमीरों के लिए काम करता था, अमीरों के लिए शासन करता था, उसके लिए, उसके फायदे के लिए हर एक चीज करता था। गरीबों का कोई ध्यान नहीं था, मजदूरों का कोई ध्यान नहीं था, श्रमिकों का कोई ध्यान नहीं था। यही देख करके लोगों ने 1789 में फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की सड़कों पर उतर करके इसी लुई 16वां का विरोध किया, और 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के जेल को पतन कर दिया। बास्तिल के जेल को तोड़ करके वहां के सभी कैदी को छोड़ा दिए। यही फ्रांसीसी क्रांति थी। और इसके बाद जो है आप देखिएगा तो डायरेक्टरी शासन कुछ दिनों तक चला। उसी डायरेक्टरी शासन में एक व्यक्ति का एंट्री होता है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे 1804 में, तो उन्होंने कहा कि फ्रांस के लोगों से पूछा कि बताइए आपकी मांग क्या है। तो लोगों की मांग थी समानता, स्वतंत्रता। इसको जो है अपने समय में नेपोलियन बोनापार्ट ने इतना विकसित किया, इतना ध्यान दिया कि सारे के सारे फ्रांस की जनता जो है नेपोलियन बोनापार्ट से काफी खुश हुए। फ्रांस में अब लगभग जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, तो उसी टाइम को नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। 1804 में ही नेपोलियन संहिता हुआ, और नेपोलियन संहिता को नागरिक संहिता भी कहा जाता है। ये नेपोलियन की टाइम की बात है। यहीं पे आपको बहुत मजेदार कंसेप्ट पर ध्यान देना है कि जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की मतलब जो भी विधि व्यवस्था थी सबको ठीक ठाक चलाने लगा, सारे के मजदूरों का वैल्यू है उसके टाइम में, गरीबों का है, किसानों का है, अमीर तो पहले से उनकी स्थिति अच्छी थी, साथ ही साथ जब नीचे के जो भी नीचे वर्ग के लोग थे उनकी स्थिति में काफी बदलाव हुआ। तो फ्रांस की जनता नेपोलियन बोनापार्ट से खुश है। अब जब देखा कि भाई फ्रांस के आसपास के जो भी देश थे, देखा कि भाई
वो सारे के सारे देश देखिए फ्रांस की तरफ कि वाह, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में कितनी अच्छी शासन कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ए महाराज, आप हम लोगों के यहाँ आइए ना, हमारे यहाँ देख रहे हैं, हमारे यहाँ का राजा जो है एकदम अपने मन का शासन करता है, जो समझ में आता है वैसा शासन करता है। कभी किसी को छोड़ देगा, कभी किसी को बिना मतलब पकड़ लेगा, पीट देगा, किसी को कुछ सजा दे देगा। मतलब इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है, लोगों की उतनी स्वतंत्रता नहीं है। और आपके फ्रांस में तो सभी लोग एकदम साफा समानता के साथ जी रहे हैं, सभी लोगों को स्वतंत्रता है। एक काम कीजिए, आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको न्योता दे रहे हैं, हम आपको अपने यहाँ बुला रहे हैं। तो फ्रांस के जो आसपास के जो भी छोटे बड़े देश थे, जो भी छोटे बड़े क्षेत्र थे, वहाँ की जनता ने नेपोलियन बोनापार्ट को लगा न्योता देने कि आइए आइए, आप हमारे यहाँ आइए आइए महाराज, आइए, आप ही का बुलावट हो रहा है। इन नेपोलियन बोनापार्ट कहा कि देखिए, सोच समझ के आप न्योता दे रहे हैं, अगर हम आ गए तो वहां के राजा को चैन का नींद नहीं सोने देंगे। फ्रांस के आसपास के जो भी क्षेत्र वाले थे बोले कि हम तो यही चाह रहे हैं कि आप आइए, हमारे यहाँ के राजा को हराइए, और जिस तरीके से आप फ्रांस में शासन व्यवस्था चला रहे हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के साथ आप शासन कर रहे हैं, वैसा ही हमारे क्षेत्र में भी कीजिए। तो जो भी फ्रांस के आसपास के जो भी देश थे, जो भी छोटे बड़े राष्ट्र थे, क्षेत्र थे, वहाँ पर जो है नेपोलियन बारी बारी से जाते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट बारी बारी से जा करके वहाँ के राजा को हरा करके उस सभी क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया। और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि देखते देखते नेपोलियन बोनापार्ट जो है आधा यूरोपे पर कब्जा कर लिया, आधा यूरोप पर शासन कर रहा है नेपोलियन बोनापार्ट। रूस के राजा को मारने के लिए मॉस्को तक पहुंचा हुआ था यही नेपोलियन बोनापार्ट। बाद में जब धीरे धीरे देखिएगा तो 1815 में अब फ्रांस की स्थिति काफी मजबूत है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है, इसने ही जर्मन राइन राज्य की स्थापना किया था, 39 राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाया था। तो जो आप ये देख रहे हैं कि अब तो धीरे धीरे इसका प्रभाव रहने लगा, किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का। तो अब फ्रांस में कोई समस्या नहीं है, किसी भी चीज की कोई उतना आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोगों को समानता चाहिए था, समानता तो मिल गया है, लोगों को स्वतंत्रता चाहिए था, स्वतंत्रता भी मिल गया है। अब यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू की एक लड़ाई हुई, उसी में जब मार दिया गया, तो यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट 1769 में पैदा हुआ था, 1769 1769 ईस्वी में पैदा हुआ था और 1815 में चल दिया इस दुनिया से। और 1804 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठ करके राजा बना था। ये नेपोलियन की कहानी है। जब 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट चला गया तो उस समय एक बात बताइए, सबसे शक्तिशाली देश कौन था? फ्रांस ही था, और फ्रांस का राजा नहीं है। फ्रांस सबसे शक्तिशाली देश है और फ्रांस का राजा ही नहीं है, यानी 1815 का हम बात कर रहे हैं, फ्रांस का राजा ही नहीं है, यानी फ्रांस का राजा नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई। तो 1815 में मेटरनिख, कौन? मेटरनिख देखा कि वाह, सबसे शक्तिशाली देश था फ्रांस, और फ्रांस का राजा, फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट मार दिया गया। तो इसने तुरंत इसके तरफ ध्यान दिया, फ्रांस के तरफ, और 1804 में अपने ही देश के, अपने ही ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना में जो भी छोटे बड़े राजा थे, फ्रांस के कुछ राजा थे, उसके आसपास के छोटे बड़े राजा थे, उनको बुला करके एक सम्मेलन किया, वियना में बुलाया। तो उसी सम्मेलन को जो है वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में हुआ। उस सम्मेलन को जो है किसने लीड किया? तो याद रखिएगा, मेटरनिख ने किया। मेटरनिख कौन था भैया? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब यही जान करके आपको आश्चर्य होगा
सभी राजा को बुला करके सम्मेलन में कह रहा है मेटरनिख कि देखिए फ्रांस सबसे शक्तिशाली देश है, क्योंकि फ्रांस जब छींकता है तो सारे के सारे यूरोप वाले खांसते हैं। सिर्फ वो छींक देता है तो सारे के सारे यूरोप वाले खांसते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि किसने कहा कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी सारे यूरोप वाले को सर्दी जुकाम यानी खांसी हो जाता है। किसने कहा? मेटरनिख ने कहा। किसने कहा? मेटरनिख ने कहा। 1815 में बैठाए हुआ है सम्मेलन में और सभी राजा महाराजा से कह रहा है कि देखिए नेपोलियन तो बहुत सारा बदलाव किए, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार जो फ्रांस का राजा बने तो नेपोलियन के द्वारा बनाए हुए नियम, बनाए हुए शासन के तहत वह शासन नहीं करेगा, बल्कि नेपोलियन से पहले जो लुई 16वां के शासन में, जो लुई 16वां के समय में जैसा शासन था वैसा ही शासन हम चाहेंगे कि अब जो है 1815 में वैसा ही शासन के साथ यदि कोई शासक बने तो वैसा ही शासन करे। यानी नेपोलियन कुल मिलाकर के यही कहना चाहता था कि जो शासन व्यवस्था लुई 16वां के समय में थी वही शासन व्यवस्था अभी भी लागू हो करके शासन करना चाहिए, अभी भी वैसा ही शासन को लाना चाहिए। तो इसके लिए हुआ, ठीक है। तो लाइए लुई 16वां के बाद लुई 17वां से पूछा गया कि तुम शासक बनोगे? तो लुई 17वां बोला कि ना भाई हम नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी 1789 के बाद जो है क्रांति जो हुई 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है लुई 16वां को गिलोटिन दिया गया था, यानी उसको ऐसा मारा गया था हाथ पैर को बांध करके, सर ऐसे आगे उसका मतलब करा करके और उस पर 50-60 किलो का तलवार गिराया गया था और इस तरीके से लुई 16वां का क्या कर दिया गया था? गिलोटिन दे दिया गया था। अब इसी बात को देख करके लुई 17वां बोला कि नहीं हम शासक नहीं बनेंगे। बात धीरे धीरे आगे बीती और इस तरीके से जब लुई 18वां आया तो उससे पूछा गया कि तुम शासक बनोगे? तो लुई 18वां बोला ठीक है हम बन जाएंगे। और इस तरीके से 1815 में जब वियना सम्मेलन हुआ तो उसमें तय किया गया, इसका तो मेन लीडर कौन था? इस वियना सम्मेलन का मेन कर्ता धर्ता कौन था? मेटरनिख था। तो उसने ही तय किया कि अब फ्रांस में हम लोग पुरातन व्यवस्था को जो है फिर से पुनर्स्थापित करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट जो बदलाव किए हैं उसको छोड़िए, वैसा शासन नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट वाला शासन नहीं, बल्कि पुरातन शासन व्यवस्था को जो है हम लोग अब पुनर्स्थापित करेंगे, फिर से लाएंगे, लुई 16वां वाला शासन को फिर से लाएंगे और लुई 18वां को जो है राजा बनाया गया। अब यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि किस सम्मेलन के तहत जो है फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की गई? तो याद रखिएगा वियना सम्मेलन के तहत। वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस, इसे ही वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और इस वियना सम्मेलन के कर्ता धर्ता कौन था? मेटरनिख था। तो ला करके लुई 18वां को शासन यानी राजगद्दी पर बैठा दिया गया। अब वह जो है शासन करने लगा। अब फिर जो है जनता थोड़ा बहुत जो है इससे संतुष्ट है। किससे? फ्रांस की किससे? तो आपको अभी बताएं किससे? लुई 18वां से संतुष्ट है जनता, उतना नाराज नहीं है। और दूसरी बात ये कि लुई 18वां भी मतलब गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, सबको मिला करके चल रहा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे टाइम बीता। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि लुई 18वां को बैठाया गया फ्रांस की राजगद्दी पर, तो वह किस वंश से था? तो याद रखिएगा जिस वंश से लुई 14वां था, लुई 15वां था, लुई 16वां था, लुई 17वां, उसी वंश से लुई 18वां भी था। डेट मीन्स बुर्बो वंश से था। किस वंश से था? बुर्बो वंश से। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में किस वंश के शासक को फिर से बैठाया गया राजगद्दी पर? तो याद रखिएगा बुर्बो वंश के शासक। किस वंश के शासक? बुर्बो वंश के शासक।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लुई 18वां जो है जनता को लेकर के चल रहा है, जनता लुई 18वां से भी खुश है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब आगे जब बढ़ा, तो जब लुई 18वां चल गया, लुई 18वां के बाद जब शासन की बात आया, तो एक नाम हम आपको बता रहे हैं, चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम जो है अब फ्रांस के राजगद्दी पर बैठा हुआ है। 1830 में इसी के कारण जो है फिर जो है यहाँ पर फ्रांस में क्रांति होगी। अब यही आपको ध्यान देना है। इसने क्या किया, अपना जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया, वह किसको नियुक्त किया बताइए, बताइए। चार्ल्स दसम जो है किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया, तो याद रखिएगा पोलिगनेक को। अब पोलिगनेक जब प्रधानमंत्री बन गया, तो यह जो है जनता को उतना संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, और साथ ही साथ चार्ल्स दसम भी कहता था, अरे महाराज, ई लुई 18वां को शासन करने आता था, ई तो एकदम गाय की तरह शासन कर रहे थे। राजा, राजा मतलब होता है शेर की तरह रहिए। इटावर धरा रहा है कौन, चार्ल्स दसम कह रहा है कि राजा मतलब होता है कि एकदम शेर की तरह रहे, किसी से डरे नहीं, जनता उससे डरे। ये शेर की तरह बता रहा है, अपने आप को शेर की तरह बता रहा है, और कह रहा है कि हम ऐसा शासन करेंगे कि जनता हमसे डरेगी। कौन कर रहा है, चार्ल्स दसम कह रहा है। और इसने ही पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। तो लुई 18वां से जनता तो खुश तो थी, लेकिन जब चार्ल्स दसम आया, चार्ल्स दसम ने पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया, तो जनता इससे उतना संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का शासन लुई 16वां के समय में था, वैसा ही शासन जो है धीरे धीरे आप यहाँ पर देखिएगा, तो किसके समय में हो गया है, किसके समय में, पोलिगनेक। अब यही आपको ध्यान देना है कि जब पोलिगनेक प्रधानमंत्री था, तो ये सारे के सारे कानून, सारे के सारे नियम किसके लिए बनाया था, मतलब सब के सब कानून किसके लिए बनाने लगा, अमीरों के लिए। जो भी कानून बनाता था, इससे अमीरों को फायदा होता था, गरीब मजदूर जो श्रमिक थे उनके लिए कोई फायदा का चीज नहीं था। यही देखते 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 जब इसने अमीरों के लिए शासन बना दिया, बड़े बड़े जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उनको ध्यान में रख करके चलने लगा, नीचे जो गरीब मजदूर ये थे इनको ध्यान में नहीं रखा, तो यही जो है फ्रांस की जनता को याद आ गया 1789 की क्रांति। फ्रांस की जनता बोली कि फिर जो है हमको 1789 वाला क्रांति उसी तरीके से इस बार अब करने की आवश्यकता है। और यही जो है आपको याद होगा 25 जुलाई 1830 को जो है फ्रांस की जनता फिर जो है सड़कों पर उतर करके चार्ल्स दसम पोलिगनेक दोनों का ऐसा विरोध किया कि चार्ल्स दसम और पोलिगनेक ये दोनों जो है फ्रांस की राजगद्दी को छोड़ करके इंग्लैंड भाग गए। और इस तरीके से इस क्रांति को जो है जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। इसे जुलाई की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जुलाई क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो जब 1830 में क्रांति हुआ, तो हुआ कि भाई अब जो है फ्रांस की राजगद्दी पर किसको बैठाया जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्लियंस वंश। कौन सा वंश, आर्लियंस वंश के एक राजा जिसका नाम था, आर्लियंस वंश के राजा जिसका नाम था क्या, लुई फिलिप। क्या नाम था, लुई फिलिप। उसको जो है अब फ्रांस की गद्दी को सौंपी गई है। वो भी शुरू में कुछ ठीक करता है, अच्छा शासन लेकर के चल रहा है। और लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया, लुई फिलिप। लुई फिलिप जो है अपना प्रधानमंत्री बना दिया किसको, गीजो को। लेकिन यही देखते देखते गीजो भी जब 18 साल में, ये दोनों के कारण जब फ्रांस में कोई अच्छा चेंजिंग नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ,
तो फ्रांस की जनता देखिए भाई 1830 से लेकर के 1848 18 साल में इन्होंने किया क्या है? कुछ नहीं किया है। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि गीजो ऐसा शासन करने लगा कि वह शासन ही क्या कहलाने लगा, तो वह शासन कहलाने लगा अमीरों के लिए और अमीरों द्वारा शासन। सोचिए गीजो अमीरों के लिए और अमीरों द्वारा शासन कर रहा है, सब कुछ अमीरों के लिए। यही देखते देखते जनता जो है फिर जो है 1848 में सड़कों पर उतर करके इनका ऐसा विरोध किया कि ये भी दोनों लुई फिलिप और गीजो जो है प्रधानमंत्री जो गीजो था वह और राजा लुई फिलिप ये दोनों जो है फ्रांस की राजगद्दी को छोड़ करके ये भी इंग्लैंड भाग गए। और ये दिन था 22 फरवरी 1848 का। तो इसे 1848 की क्रांति कहा जाता है और इसे जुलाई की क्रांति कहा जाता है। इसी 1848 की क्रांति ये तो फ्रांस में चल रहा है ना, तो जो फ्रांस में होता था, जब फ्रांस में क्रांति होगा तब तब जो है इसका प्रभाव बाकी सभी यूरोप में दिखाई देगा, क्योंकि जब फ्रांस छिकता है तब तब जो है यूरोप वाले को सर्दी जुकाम हो जाता है। अब यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि 1848 की क्रांति जब हुई तो ऑस्ट्रिया में जो चांसलर था मेटरनिख, वो भी वहाँ के जनता के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा था। तो उस समय भी ऑस्ट्रिया में, याद रखिएगा, वहाँ की जनता किसका, मेटरनिख का विरोध किया और मेटरनिख को भी ऑस्ट्रिया छोड़ करके लंदन भागना पड़ा। तो इस तरीके से 1848 तक मेटरनिख कहाँ था, ऑस्ट्रिया में था। कब से कब तक, 1815 से। तो 1815 से लेकर के 1848 तक ये मेटरनिख जो है शासन कर रहा था ऑस्ट्रिया में, वो भी ऑस्ट्रिया को छोड़ करके भाग गया। तो इस तरीके से 1848 में जब वो भागा तो उसका अंत हो गया, डैट मीन्स मेटरनिख युग का अंत हो गया। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि मेटरनिख युग किसे कहते हैं। तो 1815 से लेकर के 1848 तक मेटरनिख के शासन के समय को, मेटरनिख के शासन के युग को ही क्या कहा जाता है, मेटरनिख युग कहा जाता है। अब हुआ कि नहीं, अब तो हम लोग अलग अलग वंश के राजाओं को रख करके अलग अलग वंश के शासकों को गद्दी दे करके देख लिया, कोई उतना बेहतर नहीं किया जितना कि मतलब करना चाहिए। अब हुआ कि नहीं भाई, अब तो किसी वंश के राजा को नहीं बैठाएंगे राजगद्दी पर, बल्कि अब तो गणतंत्र ही होगा, अब तो वोट के द्वारा ही किसी शासक को चुना जाएगा। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति जिसका नाम है नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे और 1815 में चले गए। लेकिन यहाँ पर हम नाम ले रहे हैं नेपोलियन तृतीय की। जब 1848 में जब फ्रांस में क्रांति हुई है तो हुआ कि नहीं, इस क्रांति के बाद अब किसी वंश के राजा को गद्दी नहीं सौंपा जाएगा, बल्कि अब क्या होगा, वोट होगा। वोट यानी वोट के द्वारा जो है किसी भी अब शासक का चुनाव होगा, तब ही जाकर के वो राजगद्दी पर बैठेगा। तो जब वहाँ पे 1848 के बाद चुनाव हुआ है, वोटों के द्वारा चुनाव किया गया है, तो उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम है नेपोलियन तृतीय, वह जो है फ्रांस की राजगद्दी पर मतों के द्वारा, वोटों के द्वारा जीत करके आकर के बैठा हुआ है। और इस तरीके से अब जो है फ्रांस की स्थिति लगभग ठीक तरीके से चल रही है। तो इसी बीच ये जो है आपको इस चैप्टर में आपको देखना था यूरोप में राष्ट्रवाद। यहीं से आपको एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब धीरे धीरे शासन चल रहा है, फ्रांस में लगभग ठीक ठाक व्यवस्थाएं चल रही है। तो अब बात होगा भाई, फ्रांस में तो अच्छी शासन चल रही है, तो उसके आसपास के क्षेत्र में जो समस्या है उसको देखा जाए। तो एक समस्या था इटली का एकीकरण। इटली जो है अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। इटली जो बटा हुआ था तो उसको मिला करके एक बनाना, एक राज्य बनाना है। क्योंकि इटली को देखिएगा तो कुछ जो है अलग अलग क्षेत्र के राजा उसको लिए हुए थे। जैसे आपको मालूम है कि कुछ क्षेत्र जो है ऑस्ट्रिया लिया हुआ था, कुछ क्षेत्र जो है ऑस्ट्रिया लिया हुआ था। ऊपर जब देखिएगा आपको बताएंगे, एक यहाँ पर है सार्डिनिया, पिडमाउंट, नीस, सेवाए, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा तो इधर लोम्बार्डी ऑस्ट्रिया लिया हुआ है। तो ऐसे ही मतलब छोटा छोटा क्षेत्र कुछ पोप लिए हुए हैं। नीचे का जो क्षेत्र है बुर्बो वंश लिया हुआ है, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है सिसिली नेपल्स। तो ऐसा ही जो है इटली जो एक पहले देश था उसको जो है अलग अलग क्षेत्र का जो है राजा लिया हुआ है। तो इसी को मिला करके एक करना था, डेट मीन्स इटली का एकीकरण करना था। यही समस्या था कि भाई इटली का एकीकरण कैसे हो। तो इटली का जो राजा था जिसका पूरा देश था उसको सिर्फ ऊपर वाला क्षेत्र मिला था, सिर्फ कोना मिला था। वो चाहता था नहीं पूरा हमको मिल जाए। तो उस राजा का नाम था चार्ल्स एल्बर्ट। तो इटली का एकीकरण के लिए चार्ल्स एल्बर्ट तो खैर अपना इटली का एकीकरण नहीं कर पाए, वो चले गए। जब चार्ल्स एल्बर्ट के जाने के बाद जब शासक बना विक्टर इमैनुअल जब शासक बना तो उसने कहा कि हम इटली का एकीकरण करके ही मानेंगे। तो उसने खोज रहा था कि हमको एक बहुत ही अच्छा विश्वासी आदमी चाहिए, और इसी बीच उसको मिल गया कौन, काउंट काबूर। तो काउंट काबूर को उसने प्रधानमंत्री बना दिया, और काउंट काबूर ने अपने कूटनीति के बल पर जो है सबसे पहले जो है डेनमार्क जो 2 क्षेत्र था उसको जो है डेनमार्क से छीन लिया, कौन, काउंट काबूर। और उसको उस तरीके से धीरे धीरे जो है अलग अलग राजाओं को जो है मार मार करके अलग अलग जो भी लिए हुए थे क्षेत्र उनसे लड़ाई करके अपना क्षेत्र ले लिया। और इस तरीके से कौन, काउंट काबूर ने संपूर्ण इटली का एकीकरण कर दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इटली के एकीकरण में सबसे ज्यादा हाथ किसका था, तो याद रखिएगा काउंट काबूर का। एक और व्यक्ति जिनका नाम था गैरिबाल्डी। देखिए कि इटली का एकीकरण हो रहा है, हालांकि इटली के एकीकरण के लिए सबसे ज्यादा कोई प्रयास किया था, प्रयास तो किए थे काफी, लेकिन असफल हो जाते थे, जिनका नाम है मेजिनी। वो जो है गुप्त दल के द्वारा जो है इटली का एकीकरण करना चाहते थे। उस गुप्त दल का नाम था कार्बोनरी। उसके तहत जो है इटली का एकीकरण करना चाहे, लेकिन चाह करके भी नहीं कर पाए। 1831 में फिर आए। जब 1830 में क्रांति हुआ तो इनको लगा कि नहीं इस बार जो है हमको लगता है कि इटली का एकीकरण कर देंगे। तो 1831 में उन्होंने कौन, मेजिनी यंग इटली नामक संस्था बना करके फिर आए इटली के एकीकरण के लिए। चाह करके नहीं हो पाया। 2 साल के बाद 1833 में फिर जो है उन्होंने मेजिनी ही 1833 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया, फिर असफल रह गया। 1848 में भी मेजिनी आया, इटली के एकीकरण के लिए प्रयास तो किया लेकिन असफल। तो बार बार ये जो राह दिखाया इटली के एकीकरण के लिए, इटली के एकीकरण का जो राह दिखाया वो कौन था, मेजिनी था। डेट मीन्स मसीहा कौन था, मेजिनी था। लेकिन अथक प्रयास के बावजूद भी मेजिनी बार बार असफल हो जाते थे। तो यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, जब काउंट काबूर इटली का एकीकरण कर रहा था तो गैरिबाल्डी को जब पता चला कि इटली के एकीकरण हो रहा है तो उसने क्या किया, गैरिबाल्डी साउथ अफ्रीका से ही यह निर्णय लिया कि इस बार तो हम इटली के एकीकरण में हम भी अपना सहयोग देंगे। और उसने 1000 लोगों का सेना बनाया और सबको बोला कि लाल लाल कुर्ता पहन लो, यही हमारी पहचान होगी। और 1000 लोगों को लेकर के चल दिया। जब लाल लाल सभी लोग कुर्ता पहन करके उसकी सेना जो है चल रही है लाल लाल कुर्ता पहन करके, तो उस सेना का नाम ही पड़ गया लाल कुर्ती। तो लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया, गैरिबाल्डी। और आ करके जो नेपल्स और सिसिली का जो क्षेत्र था नीचे का, वह जो है आ करके जीत करके किसने, गैरिबाल्डी ने एकीकरण के लिए किसको दे दिया, विक्टर इमैनुअल को, काउंट काबूर को, कि ये लीजिए महाराज, ये नीचे वाला जो 2 क्षेत्र है ये जीत करके हम जो है आपको दे रहे हैं। और इस तरीके से संपूर्ण इटली का एकीकरण हो गया। तो यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अब जो है इटली का एकीकरण जब हो गया है तो फिर ये बात हुआ कि लगता है कि जर्मनी का भी एकीकरण हो जाएगा। तो जर्मनी के एकीकरण भी करना है, और इसके लिए आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पर्सा एक राज्य है। पर्सा एक क्या है, राज्य है। ये इटली का एकीकरण हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण के बारे में।
पर्सा एक राज्य है, वहाँ का राजा जो है नहीं चाहता है कि क्या मतलब झूठ मूठ का हम प्रयास करने जाएं, कोई जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाया तो पर्सा के राजा चाह करके भी प्रयास नहीं कर रहा है। लेकिन उसके जाने के बाद जब विलियम प्रथम जो है वहाँ का शासक बना है, विलियम प्रथम, ध्यान से सुनिए, विलियम प्रथम, तो वह सोचा है कि हमें एक ऐसा विश्वासी व्यक्ति चाहिए जो जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका निभाए। तो उसको मिल गया है कौन? बिस्मार्क। और यही बिस्मार्क जो है मिल गया तो उसको बोला कि ठीक है, इटली जर्मनी का एकीकरण करना है, तुम आओ हमारे साथ रहो। और इस तरीके से बिस्मार्क को उसने अपना प्रधानमंत्री बना दिया है। बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री जब बना दिया तो बिस्मार्क कहा कि अब कुछ नहीं, हमको जर्मनी का एकीकरण करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए तो हम करेंगे। उसने कहा कि देश के अंदर जितने भी लोहा है सबको पिजा लो, सबको धारीदार बना लो, सबको नुकीला बना लो, अगर कोई जर्मनी के एकीकरण में अगर कोई रुकावट पैदा होगा तो उसका हम रक्त बहा देंगे। तो रक्त बहाने के लिए लौह यानी लोहा के वस्तुओं को जो है धारीदार बना लिया। क्या बहाने के लिए? रक्त। किसके? लोहा के वस्तुओं को यानी लौह को। तो रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। और इस तरीके से उसने धीरे धीरे जो है अलग अलग क्षेत्र थे सबको जो है जो भी उसके अपने क्षेत्र थे उस क्षेत्र के लिए चाहे जिससे भी लड़ना पड़े उससे लड़ा और लड़ करके संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण करा दिया। 1866 में सेडेवा का युद्ध उसने किया ऑस्ट्रिया के साथ और ऑस्ट्रिया को हरा दिया। 1870 में उसने फ्रांस के साथ युद्ध किया और 1870 से लेकर के 1871 तक वह लड़ाई चलती रही और फ्रांस को भी हरा दिया। और उस जो भी फ्रांस इसका क्षेत्र लिया हुआ था अब हार गया तो बिस्मार्क ने अपना क्षेत्र ले लिया। लेकिन 1870 में जो लड़ाई हुई थी वह सेडान की युद्ध थी। किसका? सेडान की। और यह लड़ाई 1 साल तक चलती रह गई, जब तक 10 मई 1871 को फ्रांस ने जब तक संधि नहीं किया तब तक जो है लड़ाई चलती रही। और फाइनली फ्रांस जो है सरेंडर बोल दिया और एक संधि हुई 10 मई 1871 को। उस समय जो है फ्रांस उस समय तक 10 मई 1871 तक फ्रांस जो शक्तिशाली देश था, 10 मई 1871 के बाद जो है फ्रांस जो है अब उसका शक्ति नहीं है, अब जर्मनी जो है शक्तिशाली देश बन गया है। तो किस संधि के पहले फ्रांस सबसे शक्तिशाली था और किस संधि के बाद जो है फ्रांस कमजोर देश होने लगा है? तो 1871 के पहले फ्रांस जो है बहुत ही शक्तिशाली देश था, लेकिन 1871 के बाद जो है जर्मनी शक्तिशाली देश बन गया है। तो बताना है कि यूरोप में 1871 के पहले कौन सबसे शक्तिशाली देश था? फ्रांस। लेकिन 1871 के बाद जो है कौन शक्तिशाली देश बन गया है यूरोप में? तो याद रखिएगा, जर्मनी। और इस तरीके से जब फ्रांस हार गया तो जर्मनी जो है अपना जहाँ जहाँ क्षेत्र था ले लिया और इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। अगर बिस्मार्क नहीं होता तो बहुत संभावना कम थी कि इटली का एकीकरण जर्मनी का एकीकरण हो पाता, ये संभावना कम थी। तो बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार है। ठीक है, तो इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो हम लोग क्या देखें कि अब जो है जब फ्रांस में वहाँ पर लुई कह रहे हैं नेपोलियन तृतीय जो है वहाँ पर शासन चला रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है। इधर इटली का भी एकीकरण हो गया, जर्मनी के भी एकीकरण हो गया। इस तरीके से यह चैप्टर जो है बहुत ही एक अलग अंदाज में आपको हम बताएं और ये कवर हम लोग कर लिए। चलिए, तो अब जो है इस छोटे से क्लास से जो आप क्रीम चप देख रहे थे, इस तरीके से आपको जो है इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग जो है आप जो है अभी तक मतलब इससे पहले भी बहुत सारा हम क्लास बनाया है, सिर्फ और सिर्फ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके लिए उसका क्लास 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए। इस तरीके से सभी क्लास देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपको इतना हम कह देते हैं कि यदि आप 10th क्लास में है तो डेली शाम को 6 बजे मिलिए
और 11th क्लास में है तो सुबह में 7 बजे और 12th क्लास में है तो शाम में 7 बजे। और सिर्फ हम आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यानी कि आर्ट्स कौन कौन सब्जेक्ट? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन पूरा ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आएगा, इतना हम कह सकते हैं, इतना तो कॉन्फिडेंस है। तो कुछ नहीं, आप लोगों को जो है MDS क्रांति के चैनल पे जाना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, 10th 11th 12th सबका अलग अलग बना है। आपको वहाँ से जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर करेंगे। चलिए, तो अब यहाँ से अब हम लोग अगला जो चैप्टर होगा उसको देखेंगे। तो एक बार जो है आपको इस क्लास से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है तो इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कम से कम एक व्यक्ति तक तो ज़रूर शेयर कीजिए। और इतना समझ में आया है तो आपकी इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है एक लाइक करने का, आप जो है एक लाइक कर दीजिए। और डेली शाम को जो है 10th क्लास में है तो 6 बजे, 12th में है तो शाम को 7 बजे, 11th में है तो सुबह में 7 बजे मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में एक अलग अंदाज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।